हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम ये चार मेथड्स यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड हो जाएगा डिफरेंशियल मेथड। इस मेथड को वॉन हॉफ ने डेवलप किया था। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट की वैल्यू होती है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती हैं। अब हम इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और इस इक्वेशन पर जब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं और ln r को ln c के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है, और इससे जो इंटरसेप्ट ऑब्टेन होता है उससे हम ln kn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो स्लोप फाइंड आउट होता है उससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू होती हैं। अब देखिए, अगर हम रिएक्टेंट की डिफरेंट कंसंट्रेशन C1 और C2 लेते हैं और इनके लिए रेट की वैल्यू R1 और R2 होती हैं तो R1 की वैल्यू ये हो जाएगी और R2 की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम R1 और R2 का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसका हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है, और फिर इसको हम रीअरेंज करके यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दिया है, तो इस तरह से इक्वेशन थर्ड से हम n की वैल्यू या रिएक्शन की ऑर्डर को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में। इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। देखिए, इस मेथड को हम एनालिटिकली या ग्राफिकली यूज कर सकते हैं। पहले बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। देखिए, इस मेथड में हम रिएक्शन का एक सर्टेन ऑर्डर अज्यूम करते हैं और गिवन डेटा के बेसिस पर रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर k की वैल्यू कांस्टेंट ऑब्टेन होती है तो हमने जो ऑर्डर अज्यूम किया था वो करेक्ट होता है, और अगर k की वैल्यू कांस्टेंट ऑब्टेन नहीं होती है तो हम उस रिएक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्डर अज्यूम करते हैं और न्यू रेट एक्सप्रेशन के बेसिस पर k की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं वो कांस्टेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम गिवन डेटा की हेल्प से k की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। अगर ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट आती हैं तो उसका मीनिंग है उस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होगा। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट नहीं आती है तो हम उस रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड अज्यूम करेंगे। फिर हम k की वैल्यू को देखेंगे, अगर ये कांस्टेंट आती हैं तो उस रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड होगा, नहीं तो हम फिर दूसरा ऑर्डर अज्यूम करेंगे। तो इस तरह से हम एनालिटिकल मेथड के थ्रू रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। फिर बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। तो इसके लिए हम जो इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन होता है उसकी हेल्प से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर वही होगा जिस ऑर्डर का हम इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं। सपोज हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ln c को t के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं। अगर इससे स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर फर्स्ट होगा। इसी तरह से हम सेकेंड ऑर्डर के लिए भी इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन यूज करते हुए ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो उस रिएक्शन का ऑर्डर भी उस इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होगा। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड के बारे में। इस मेथड को ओस्टवाल्ड ने सजेस्ट किया था। अब देखिए, अगर हम किसी nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ को देखें तो उसकी वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम n की वैल्यू 1, 2 एटसेट्रा पुट करेंगे। सपोज हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, अगर दो एक्सपेरिमेंट डिफरेंट इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन पर कैरिड आउट हो रहे हैं तो उनके लिए हम हाफ लाइफ की वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर इस इक्वेशन का हम लॉग लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। फिर इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और फिर यहाँ से 1 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आती है, जिसकी हेल्प से हम n
या किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आइसोलेशन मेथड की। इसको ओस्टवाल्ड ने डिस्कवर किया था। देखिए, इस मेथड में हम एक रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी सब रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी लार्ज एक्सेस में लेते हैं और लार्ज एक्सेस में लेने की वजह से रिएक्शन के ड्यूरिंग इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहती है। तो इस तरह से हम आइसोलेटेड रिएक्टेंट जिसकी हम क्वांटिटी लार्ज एक्सेस में नहीं लेते हैं उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं और फिर इस एक्सपेरिमेंट को हम हर रिएक्टेंट को आइसोलेट करते हुए रिपीट करते हैं। तो इस तरह से जितने भी आइसोलेटेड रिएक्टेंट होते हैं उनका जो ऑर्डर आता है उसका हम सम करें तो हमारे पास उस रिएक्शन का टोटल ऑर्डर आ जाता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हम 3 रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं जो कि रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम किसी एक रिएक्टेंट को छोड़कर बाकी सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लार्ज अमाउंट में लेते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में बी और सी को लार्ज अमाउंट में लेंगे। तो इस वजह से रिएक्शन के ड्यूरिंग बी और सी की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ए की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। तो हम रिएक्शन का ऑर्डर ए के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको हम N1 मान रहे हैं। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम ए और सी को लार्ज अमाउंट में लेंगे और जो रिएक्शन का ऑर्डर है उसको बी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से रिएक्शन का ऑर्डर N2 हो जाएगा। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम ए और बी को लार्ज अमाउंट में लेंगे और रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसको हम सी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे और ऑर्डर की वैल्यू N3 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने तीनों रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट कर लिया और फिर जब हम इन तीनों का सम करते हैं तो उसकी वैल्यू उस रिएक्शन की ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है।